नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है अष्टांग हृदय के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं कि जो कि है ऋतुचर्या अध्याय। ऋतुचर्या अध्याय क्या है? तीसरा। हमने दिनचर्या पढ़ लिया है, अब हम ऋतुचर्या स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिनचर्या का एमसीक्यू भी आप लोग लगा लिए होंगे। बाकी मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, फिर इसको भी हम उसी पैटर्न में पढ़ेंगे। पहले हम इसका पूरा श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है, जो 12 चैप्टर बताया गया है, उसको हम लोग इसी रूप में पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताते चलेंगे। तो ठीक है, आपने दिनचर्या देखा। जब दिनचर्या बीतती है उसके बाद क्या होता है कि एक दिन की चर्या आपको बता दी गई। उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि आप पूरे वर्ष भर कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऋतुएं बनती कैसी हैं, ऋतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया, ऋतु किसको कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो ऋतु होता है, एक्चुअली आप एक जानिए, एक ऋतु जो है वह 2 महीने का होता है। तो 2-2 महीने के हिसाब से कुल 6 ऋतुएं हमारे साहित्य में, इसमें संहिता में बताई गई हैं। ठीक है, 6 ऋतुएं देखिए कौन कौन सी हैं। मासादि स संख्ये माघाद्यम क्रमात् षड्ऋतवः स्मृता। क्रमात् षड्ऋतवः स्मृता। क्या क्रम है? शिशिरो अथ बसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिराद्या। शिशिराद्या कहने का मतलब ये कि 6 ऋतु कैसे हो गई। पहला शिशिर ऋतु हो गया, दूसरा जो है बसंत हो गया, तीसरा जो है ग्रीष्म हो गया, चौथा वर्षा हो गई, और पांचवा जो है आपका शरद हो गया, और छठा क्या है? हेमंत हो गया। तो 6 ऋतु का क्रम आपको याद होना चाहिए। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक, तो इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए। फिर ये 2 ऋतुएं अगर बनी कैसे हैं तो उसकी शुरुआत आप करेंगे। तो जो हिंदी मासिक कैलेंडर होता है उसके अनुसार क्या है, शिशिर में क्या है आपका, शिशिर को हम लोग बोलते हैं माघ फागुन में शिशिर रहता है। चैत बैसाख जो है वो आपका बसंत प्रेजेंट करता है। ज्येष्ठ आषाढ़ जो है ग्रीष्म ऋतु, सावन भादो जो है वो वर्षा ऋतु, और अश्विन कार्तिक जो है वो शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष जो है हेमंत ऋतु। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन जनरल की आखिर हिंदी ऋतुओं से कैसे वो मैच करता है। फिर इसी पे कॉन्सेप्ट आता है श्लोक का, जो सेकंड लाइन बताता है वो क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन का। ठीक, तो आप ये जानिए कि अब यहाँ पे देखिए, शिशिराद्य स्त्रीभि स्तवु विद्यात अयन उत्तरम आदानम च। ठीक, तो इस श्लोक से क्या बता रहे हैं कि जो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो है, यानी कि शुरुआत की जो 3 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का नाम जो है उत्तरायण है। यानी ये 6 माह लगभग जो है उत्तरायण कहलाता है। विद्या अयन उत्तरम आदानम च, इसी का दूसरा नाम क्या है? आदान काल। इसी को हम लोग आदान काल कहते हैं। तो 2 चीज़ें आप पढ़े होंगे, आदान और प्रदान। तो प्रदान देना होता है। ठीक, तो उसी हिसाब से आप देखिए, क्योंकि यह इन दिनों में यह काल अपने प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है, अर्थात उसके बल का अपहरण करता है। तो प्रदान मतलब देना होता है, आदान मतलब क्या होगा? ले लेना होगा, वापस ले लेना। तो क्या होता है इसका मतलब, ये जो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म है, इसमें दिन प्रतिदिन जो सूर्य का बल बढ़ते जाता है और इसमें व्यक्ति का बल जो है वह घटते जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आदान काल। और दूसरा इसका नाम क्या है? उत्तरायण। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि आदान काल की ऋतुएं कौन सी हैं, तो आपको बताना शिशिर, बसंत, ग्रीष्म है। आदान काल में का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या? उत्तरायण है। इस ऋतु में क्या होता है? तो क्या लिखा है? नृणाम प्रतिदिनम बलम। ठीक, तो क्या होता है? प्रतिदिन प्राणियों के बल को वह क्या करता है? लेता रहता है, खत्म करता रहता है। तो कौन लेता रहता है? सूर्य लेता रहता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, इसमें मनुष्य का बल जो होता है कम होता है। तो बाकी ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे चलिए। फिर आता है, हम आदान काल के बारे में और व्याख्या कर रहे हैं। और क्या लिखा है इन्होंने, तो ये श्लोक उतना इंपॉर्टेंट, इस श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसका आप मार्ग समझ लीजिए कि इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें क्या होती हैं? अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण हो जाती हैं। ठीक, सूर्य की गर्मी से तपी हवाएं भी क्या होता है? उष्ण हो जाती हैं और रुक्ष हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे गर्मी ऋतु का कल्पना करिए, इसमें जो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसमें क्या है कि वायु जो है अत्यंत रुक्ष है और उष्ण भी है, अर्थात लू की स्थिति है। तो वही दिया हुआ है कि देखिए, इसमें दिया है तीक्ष्ण उष्ण रुच्छ मार्ग स्वभावत। तीक्ष्ण उष्ण हवाएं जो चलती हैं उससे क्या होता है?
कि व्यक्ति का जो है वह बल घटता है और उस पर वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के सौम्यता के गुणों को नष्ट कर देता है। ठीक। आदित्य पवना, आदित्य पवना मतलब बहुत गर्म पवन, आदित्य पवना सौम्यान क्षपयंती गुणान भुआ, भुआ मतलब धरती, धरती के गुण जो सौम्य गुण है उसको यह नष्ट कर देता है। इसी के साथ आप देखिए क्या होगा, मनुष्य के बल भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अच्छा, इसमें रसों पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए तिक्त कसाय कटुको बलिनो अत्र रसाक्रमात्, शिशिर ऋतु में तिक्त रस, बसंत ऋतु में कसाय रस, ठीक, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस जो होता है वह बलवान होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है तो इसको आप याद रखिएगा कि किस ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है। तो कई बार का पूछा हुआ, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक। तस्मात् आदानम आग्नेयम, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय या अग्नि गुण प्रधान हम कहते हैं। ठीक। तो एक तो आपको याद रखना है कि हवाएं कैसी चलती हैं, तो क्या होती है, पृथ्वी की रुक्षता सौम्यता को नष्ट कर देती हैं, हवाएं उष्ण और रुक्ष चलने लगती हैं, और जो क्रम से जो ऋतुओं में रस को बलवान बताया उसको आपको याद रखना है। शिशिर में क्या है, तिक्त रस, बसंत में क्या है, कसाय रस, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, कटु रस बलवान होते हैं। ठीक। अच्छा, ये आदित्य पवना शब्द दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, तो इसको याद रखिएगा कि जो लू उदाहरण होता है यानी बहुत गर्म हवाएं जो चलती है उसी को हम लोग आदित्य पवन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है ऋतुयो दक्षिणायनम। अब दक्षिणायन की क्या ऋतुएं होंगी, उत्तरायण की आपने देख लिया, वर्षा आदियो विसर्ग, तो वर्षा आदि यानी वर्षा, शरद और हेमंत जो हो गई वो क्या कहलाती हैं, दक्षिणायन कहलाती हैं। वर्षा, शरद, हेमंत नामक 3 ऋतुएं क्या है, दक्षिणायन है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, विसर्ग काल। विसर्ग काल का मतलब देखिए, विसर्जिति ददाति बलम इति विसर्ग काल, यानी जो बल को देता है उसको हम लोग विसर्ग काल कहते हैं, जो बल को लेता है उसको हम लोग आदान काल कहते हैं। अब आता है विसर्ग काल का परिचय। देखिए विसर्ग काल में क्या होगा, क्या यह काल क्या होता है, सौम्यात, सौम्य होने के कारण प्राणी को बल देने वाला, यद बलम वृषिज्यम, यानी जो बल को देने वाला। क्यों, क्योंकि सौम्याद अत्र सोमो ही बलवानम हीयते रवि, इस काल में सौम्य गुण वाला सोम यानी कि चंद्रमा जो होता है वो बलवान हो जाता है। हीयते रवि, हीयते रवि मतलब सूर्य का बल जो है हीन होने लगता है, क्षीण होने लगता है। मेघ वृष्टि अनिले सीते शांत तापे महीतले। ठीक, इस काल में मेघों में बादल छाए रहते हैं, यानी कि भाई जैसे तो वर्षा, शरद, हेमंत है, वर्षा के होते रहने से मतलब मेघ की छाया से सूर्य का रोशनी नहीं आएगी और बारिश भी होती रहेगी, तो हवा क्या हो जाएगी, शीतल बहने लगती है। इससे क्या होता है, शांतो तापे महीतले, भूतल का संताप जो है क्या है, वह शांत हो जाता है। यानी भूतल में जो गर्मी आई हुई है, आदित्य पवन वाला जो स्थिति था उसको यह शांत कर देता है। स्निग्धिस्म स्नेह अम्लम लवण मधुरा बलिनो रस, जैसे वहां पे हमने 3 रस बताया था वैसे यहाँ भी 3 रस बलवान होंगे। तो देखिए वर्षा ऋतु में क्या होता है, अम्ल रस, शरद ऋतु में क्या होगा आपका लवण रस, और हेमंत ऋतु में क्या होगा, मधुर रस बलवान हो जाता है। ठीक, तो ये आपको सीक्वेंस अपना एक टेबल बना के याद कर लीजिएगा, किस ऋतु में कौन सा रस ज्यादा बलवान होता है। फिर क्या दिया, इस विसर्ग काल में प्राणियों का देह बल बढ़ जाता है, बलिनो रसा, उसका बल बढ़ जाता है, अतः इसे हम विसर्ग काल कहते हैं। विसर्ग का लिटरल मीनिंग देख लीजिए, वी धन श्रीज में घय प्रत्यय लगाने पे विसर्ग बनता है, जिसका अर्थ है दान, यानी प्राणियों को बल का विसर्जन करता है। ठीक, अब देखिए बल की क्या स्थिति होगी, बल का चय अपचय। सीते अग्र वृष्टि, घर में अल्पम बलम मध्यम तू शेषय। तो आप देखेंगे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, जब आप उसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो वही दिया हुआ है कि शीत ऋतु यानी कि जो आपका पहला ऋतु और लास्ट का जो ऋतु होगा, यानी कि शिशिर और हेमंत, उसमें क्या होगा, प्राणियों का बल जो होता है सबसे उत्तम रहता है। ठीक, सबसे उत्तम रहेगा। शेष 2 यानी शरद और बसंत ऋतु में
शरीर का बल क्या होगा, मध्यम हो जाएगा। और जो वर्षा और ग्रीष्म ऋतु आएगी एकदम जो बिल्कुल बीच में आती है, यानी कि तीसरी और चौथी ऋतु में क्या होगा, बल जो होता है अत्यंत अल्प हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में लिख लेंगे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो आदि और अंत में क्या होगा, सबसे ज़्यादा बल होगा। फिर मध्य बलम, जो मध्य वाला आएगा सेकंड नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ और 5 नंबर यहाँ, उसमें क्या होगा, मध्यम होगा। और जो सबसे बीच में आएगा तीसरा और चौथा, ग्रीष्म और वर्षा, उसमें क्या होगा, बल अत्यंत अल्प होगा। तो ये याद रखिएगा, बल का क्षय अपचय होगा। अब आता है आपका, हम लोग पहली ऋतु यहाँ पढ़ेंगे हेमंत ऋतुचर्या। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जो आपका ये हेमंत है और शिशिर है और बसंत, ये 3 ऋतुओं को कवर करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना जाता है। हेमंत ऋतुचर्या क्या है, बलिनम शीतः संरोधा मंते प्रबलो अनलः भवंत ये अल्पे ईधनो धातून स्वपच्चेत अनुरित अतो हिम अस्तिने सेवेतः स्वाद अम्ल लवण ग्रसान। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए ये भी बताया इन्होंने, और कैसा ये माहौल, मतलब आपका ऋतु कैसी रहेगी उसके करेक्टर भी बता रहे। तो बोल रहे हैं हेमंत ऋतु। तो पहले देखो हेमंत ऋतु शुरू क्या, हेमंत ऋतु किसका ऋतु है, देखो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये किसमें है, किसमें, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, ये दक्षिणायन में, ये शरीर को बल देने वाला है। तो वही चीज देखो, हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान रहता है। क्यों, क्योंकि बाहर अधिक शीतलता रहती है, ठंड के बारे में, बाहर अधिक शीतलता है, अंदर जो शरीर के अंदर जो आयुर्वेदिक बिलीव है या कॉन्सेप्ट उसको हम देख रहे हैं, अंदर जो है जाठराग्नि जो है बाहर नहीं निकल पा रही। ठीक, शरीर से ताप बाहर नहीं निकल रहा, तो क्या हो रहा है, आपकी जाठराग्नि अंदर ही अंदर अधिक बलवान हो जा रही है। जब अधिक बलवान हो जाती है तो भवत्य अल्पेन ईधनो धातुनम च पचेत अनुरितम, तो अग्नि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जैसे ही जो भी आहार लेते हैं वो वायु से प्रेरित होकर के तुरंत जो है पच जाती है। इसलिए अगर अल्प मात्रा में आप आहार लेंगे तो क्या होगा, ये आपके धातुओं को पचाने लगेगा। ठीक, या क्या करेगी, आपके धातु को पचाने लगती है। इसलिए बसंत ऋतु में हमको क्या करना है, मधुर, अम्ल और लवण रसिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यानी कि अग्नि ज़्यादा है, आहार आपको गुरु आहार लेना है, तो मधुर लेना है, अम्ल लेना, लवण लेना, जिससे अग्नि समन हो, वरना क्या होगा, आपके धातुओं का पाक होने लगेगा। ठीक, ये हमने देखा। अब देखिए हेमंत ऋतु में प्रातः काल में क्या करेंगे, तो ये बेसिक आपको श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी टर्मोलॉजी है, मैं मीनिंग बता दे रहा, टर्म बता दे रहा, आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे हेमंत ऋतु में क्या होगा, रातें लंबी होंगी, अतः उठते ही भूख लगेगी। प्रातः रे भुभुचितम, तो क्या करना है, प्रातः काल उठ करके अवश्य कार्यम संभावा, जो भी आवश्यक कार्य उसको निपटा लीजिए। उसके बाद क्या करना है, निवृत्त होकर के सबसे पहले क्या करना है, देखिए यथोक्त का सेवन करें। यथोक्त का सेवन का मतलब क्या हो गया, जो आपको मधुर, अम्ल और लवण जो बताएं 3 रस का सेवन करने के लिए, उन रसों से निर्मित कोई भी आहार आप ले सकते हैं। ठीक, मधुर, अम्ल, लवण ले लीजिए। यथोक्तम सीलियेद अनु। उसके बाद क्या दिया इन्होंने, वातग्नम। वातग्नम, वातग्नम मतलब वातग्न तैल, किसी जो वातनाशक तैल है उससे अभ्यंग करिए। मूर्धि तैलन का, मूर्धि तैलम बोला है, मूर्धि तैलम मतलब क्या है कि सर पर भी आप तेल लगाइए। ठीक, विमर्दनम नियुधम कुशले। नियुधम कुशले, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मूर्धि तैल का विधान कहाँ किया गया, तो अब बताइए भाई इसमें हेमंत ऋतु में किया गया। नियुद्ध कुशल किसमें, किसका रेफरेंस दिया हुआ है, किस बारे में है, तो आप बता सकते हैं जो मल्ल युद्ध विद्या है, जो आप थोड़ा सा कुश्ती वगैरह करते हैं उसको बोला है। पादाघात किसमें दिया है, सार्धम पादाघात। पादाघात मतलब उसमें भी वही युद्ध का ही तरीका है, मतलब जो लोग होते हैं पैर लगा के आदमी को गिरा देते हैं, तो वही दिया है कि आप पादाघात करके नियुद्ध कुशल ये सब करिए, मतलब कुश्ती करिए। तो वही ठंडियों के समय सुबह सुबह उठ करके यही सब काम करने के लिए दिया है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए। ठीक है, फिर दिया है स्नान और विधि। उसके बाद क्या करेंगे, तो आंवला जैसे कषाय अपृतम सेनम स्नातो यथा विधि, तो आप क्या करिए, आंवला आदि कषाय द्रव्यों से जो कल्क से अभ्यंग वगैरह से भाई जो आपने अभ्यंग किया है उसकी चिकनाहट को दूर करिए, फिर विधि पूर्वक स्नान करिए। उसके बाद ये कुमकुम, कस्तूरी, उष्ण गुड़ प्रधान द्रव्यों का लेप लगाइए, तिलक लगाइए। अगरू की धूप की सुवास का सेवन करके फिर भोजन करिए। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, चर्या का पार्ट दिया हुआ है।
भोजन में क्या लेंगे आप देख लीजिए, घी तेल वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे गोधूम पिष्टी इस तरह की चीज़ें ना, ये सब आप यूज कर सकते हैं। नया अन्न खाने को बोला है, वसा तेल, ये सारी चीज़ें लीजिए, वही सब दिया हुआ है। गेहूं का आटा, उड़द की दाल, इच्छू रस, दूध के निर्मित पदार्थ, ठीक है। ये नया चावल, नवा अन्न, वसा तेल का सेवन करें। हाथ धोने के लिए गुनगुना गर्म जल का प्रयोग करें, है ना। शौच कार्यम सुखोदकम, ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो गुनगुने पानी से हाथ, क्योंकि तेल वगैरह रहता है तो जाहिर सी बात है गुनगुने पानी से जल्दी छूट जाता है। अब देखिए दिया है कि प्रवार, प्रवार क्या होता है, ऊनी कंबल वगैरह जिसको बोलते हैं। प्रवार हो गया अजिनम, कौसेयम, प्रवीडी, कौच, वसावृतम, कहने का मतलब मृग चर्म हो गया, प्रवार हो गया, रेशमी बिछौना हो गया, टाट वगैरह कुत्था गद्दी उद्दी लगा करके अपना बैठिए उस पर, ठीक है। हल्के चादर, ऊनी हल्के चादर ओढ़ के सोइए, ठीक। वही दिया उष्ण स्वभावे लघुभियम प्रावतः सैनम भजेतम। फिर आगे देखिए अर्क किरणा, अर्क किरणात्, अर्क किरणात्, यानी कि सूर्य प्रातःकाल में युक्ति पूर्वक सूर्य की किरणों का सेवन करें। ये नहीं कि दिन भर दोपहर में जाके बैठे हुए हैं, जब थोड़ी हल्की धूप रहती है तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। पादत्राणम च सर्वदा, पादत्राण मतलब क्या होता है, जूते वगैरह को बोला जाता है, खड़ाऊ उस हिसाब से, तो वही बोले हैं कि आप जो है जूते वगैरह या चप्पल वगैरह पहन के रखिए, नहीं तो आपको पैर में ठंड लगे, ठीक। देख लो न्युद्ध का मतलब क्या होता है, बाह्य युद्ध होता है, ठीक, मल्ल युद्ध जिसको बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, फिर आता है शीतनाशक उपाय। तो ठंड लग रही है तो शीतलता कैसे दूर करेंगे, तो ये सब दिया है, देख लो। प्योरो उस्तनम श्रोडयम समदा प्रमदा प्रिया हरंती शीत उष्णम आज्ञम धूप कंकुप कंकुप यौवने, तो ये सब वर्णन दिया हुआ है। फैमिली टाइम है, इसमें बिताने के लिए दिया है कि आप जो है शीत से हरण करने के लिए परिवार के साथ रहिए। फिर दिया है निवास विधि, निवास विधि किस तरह के घर होना चाहिए। अब देखो बहुत सुंदर दिया, अंगारम तप्तम संतप्तम भूगर्भम वेशचारिणम, यानी कि जलते हुए अंगारों में, जैसे आप देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज की मूवी जो रहती है घर के अंदर आग जला के रखते हैं, तो वो दिया है। जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान के निचले तल में निर्मित कमरे में जो है, या भूगर्भ में, घर में जो गुफा बनी हुई है, मतलब जैसा कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा न पहुँचती हो, वहाँ पर जो है आप रह सकते हैं। इस तरह के घरों में आप रहिए, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ सकते थे, अंगार तप्त संतप्त भूगर्भ वेशचारिणम, ये किस चर्या का पार्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। तो आप पढ़ेंगे, अगर पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि भाई यह जो हेमंत ऋतुचर्या का पार्ट है। अच्छा, अब शिशिर क्या होगा, तो हेमंत में जो ठंडी ज़्यादा रहती है, एक्सट्रीम रहती है, शिशिर में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यही दिया है कि जो हेमंत में कई ऋतुचर्या है, विशेष करके शिशिर ऋतु में भी वही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हेमंत ऋतु की अपेक्षा मतलब थोड़ी सी इसमें दिया अधिक शीत, जैसे हेमंत शुरुआत होती है तो थोड़ी शीतलता बढ़ेगी, जनवरी के आसपास का समय है, क्योंकि इस ऋतु में प्रॉपर आदान काल प्रारंभ हो ही चुका है, तो इसमें थोड़ी रुक्षता भी आने लगेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे शिशिर बसंत, अरे शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत है ना, तो उधर हेमंत से आपने स्टार्ट किया है। अब शिशिर प्रॉपर आपका विसर्ग काल जो, अरे ये क्या नाम है, आदान काल जो है प्रॉपर अब आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो अब प्रॉपर क्या है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, उसके बाद फिर गर्मी की ऋतु आ जाएगी। तो आप देख लिए दोनों मिलती जुलती ऋतुएं होती हैं, ठीक है। इसे दोनों की चर्या लगभग एक जैसी है। अब आते हैं यहाँ पे बसंत ऋतुचर्या, तो हेमंत शिशिर सेम हो गया, शिशिर बाद क्या आएगा, बसंत आएगा। तो बसंत ऋतु में क्या होगा, वास्तविक रूप में एकदम जो ठंडी है पीक में रहे, मतलब खत्म होने वाली रहेगी बीच में, लेकिन जो है शिशिर और बसंत में ठंडी जो है प्रॉपर रूप में आ जाएगी। तो वही सब दिया हुआ है। तो जो चर्या वहाँ चल रही थी वही चर्या होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, कफ दोष का जो अपने हेमंत ऋतु में संचय हो गया था उसको, उससे क्या होता है, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, कफज विकार वगैरह, इसीलिए बसंत में क्या बोला जाता है, बमन करा लीजिए, कफ का प्रकोप होगा, बसंतिक बमन कराया जाता है। तो देख लो, शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय हो जाता है, इसलिए कफ दोष में बसंत सूर्य की किरणें समतप्त होकर पिघलने लगती हैं, जिसके कारण पाचाग्नि मंद पड़ जाती है, और इस प्रकार जो है प्रतिसाय आदि रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें बमन आदि रुच्छ नस्यों का प्रयोग कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये श्लोक याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं पहले बता दे रहा, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें टिक करा दे रहा है, ठीक है।
अब हेमंत ऋतु में क्या करना चाहिए, साहचर्य से शिशिर ऋतु का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ऋतु प्राय समान हुई। हेमंत शिशिर ऋतु में संचित कफदोष का प्रकोप बसंत ऋतु में होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्यों का से वमन करा दीजिए और तीक्ष्ण नस से भी ले सकते हैं। भोजन कैसा लेंगे, लघु लेंगे और रुक्ष भोजन लेंगे। व्यायाम, उबटन, आघात वैसे ही करिए और कराइए जिससे बढ़ा हुआ कफदोष शांत हो जाए। स्नान करिए, कपूर, अगरू, चंदन ये सब का अनुलेप लगाइए, ठीक। और पुराने जौ गेहूं की रोटी बनाकर मधु का सेवन करें। जंगल देश के प्राणियों का मांस के बड़े बनवा कर खाएं, ये सब नॉनवेज जो लोग खाते होंगे। लोहे की सलाका में पिरोकर पकाए गए सूल्य जिसको बोलते हैं वो भी याद रखना। सूल्य जो होता है, जो सलाके में नहीं, वो मांस डाल देते हैं और फिर वो सेक देते हैं और उसको लोग खाते हैं। हाँ, जो भी है, तो उसको उस तरह का इन्होंने बोला है कि आप ठंडियों में उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या करना है, जो श्लोक में देख लो, याद जो अंडरलाइन करना है, क्या करना है, तीक्ष्ण वमन नश्य, तीक्ष्ण वमन नश्य याद रखिएगा, किसमें दिया हुआ है, ये आपका बसंत ऋतुचर्या का पार्ट है, ठीक। और व्यायाम वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्पूर, चंदन, अगरू, कंकुम कुछ नहीं। पुराण, यव, गोधूम, छौद्र, जांगल, शूल्य भूख, शूल्य भूख, ये अंडरलाइन करके रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब सहकार दिया है, देखिए पान विधि दिया हुआ है। पान विधि मतलब यहाँ पे आम का रस पीने को बोला है, तो वो एक विधि दिया हुआ है, जिसको पसंद हो ऐसा यूज कर सकता है, जिसके पास भाई उसी व्यवस्था हो। सहकारो रसो मिश्रान पिया अर्पितानम प्रियास सुरभिनम प्रिया नेत्रो पलंकितानम सोमनस्य कृतो हृदय वैसे सहितम पिबेतम। क्या दिया हुआ है देखिए, पके हुए आम का रस निकालिए, जो आपकी वाइफ हो उसको पहले वो थोड़ा सा चख लें, उसको चख करके फिर आप जो है उसको ग्रहण करें। तो कहने का मतलब ये है कि आम का जो सेवन है वो हृदय शक्ति को देने वाला है, और आम का जो सेवन जो है वो अपना परिवार के साथ करिए। और साथ में दिया हुआ है आम के रस का मित्र मंडली के साथ पान करें। तो पहले क्या रहता था कि अपना आम वगैरह, लोग फ्रिज वगैरह तो था नहीं, बाजार से आता नहीं, तो आम के जो बगीचे होते थे, जिनके पास बगीचे होते थे, वो अपने मित्र आदि को बुलाते थे, वहीं लोग खाते थे। कोई पकाने की जो व्यवस्था चाहे जो भी वहीं खाइए, खा करके अपना जाइए। तो पहले लोग आम वगैरह का इस तरह से ग्रहण करते थे, अभी भी लोग करते हैं जिनके पास उस तरह की व्यवस्था है, आम वगैरह बगीचे वगैरह हैं। बाकी ये सब दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अपना, उसके आगे फिर दोष रहित आसव, अरिष्ट, सिद्धू, मुनक्का, निर्मित, सुरा, महुआ आसव का सेवन भी स्त्रियों मित्रों के साथ बैठ कर के उचित मात्रा में करें। एक आगे यहाँ पे दिया है, इसको याद रखना, क्या लिखा हुआ है, ये भी याद रखना, जैसे प्रिया नेत्रोत्प्लिना अंकितान, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, भूले नहीं, मतलब पूछ सकते हैं। हाँ, फिर दिया है श्रृंग, बेराम्भू, सारंभू, मध्यम्बू, जलाम्बू। ये कुछ खास तरह का पानी का ट्रीटमेंट करके आपको, देखो सब राजाओं की चर्या है, आम आदमी का नहीं है। आप लोग आम तोड़ के लाने वाले में हो सकते हैं, खाने वाले में नहीं। बात समझ में आई। राजा साहब होंगे भैया, परिवार के साथ बैठे हैं मित्र के साथ, तो अब वो भी राजा ही होगा, वो आम तोड़ने तो जाएगा नहीं, केवल आम खाने नहीं आया होगा, एक संगति के लिए आया है कि भाई समाज में बैठेंगे। तो उसमें देखो ये नीचे दिया बहुत इंपॉर्टेंट, श्रृंग, बेरम्बू, सारंबू, मधुअम्बू, जलम्बू, इस तरह के अम्बू का पान करना। अम्बू का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, आम क्या नाम है, पानी है। तो कैसा होगा, श्रृंग बेरम्बू यानी अदरक का पानी, विजय सार का या चंदन का पानी, या फिर मध्यम्बू मधु मिश्रित जल, और नागर मोथा का क्वथित जल का सेवन कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन करके रखिएगा कि कब बताया गया है। जनरली अम्बू देख करके हम ग्रीष्म ऋतुचर्या समझते हैं, ऐसा नहीं है। श्रृंग, बेरम्बू, सारंबू मैंने विजय सार, मधुअम्बू, जलाम्बू, ये याद रखिएगा, किसके लिए बोला हुआ है, बसंत ऋतुचर्या का पाठ है, ठीक। अब आता है मध्याह्नचर्या, क्या होगा, दोपहर में क्या करेंगे, तो वही सब दिया हुआ देखो। घने वन, दक्षिण दिशा की वायु यानी मलयज पवन से शीतल सुगंधित हो, और जहाँ चारों ओर जल प्रवाह हो रहा हो, सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो, या वन के घने से न हो रहा हो, यानी थोड़ा बहुत अपना हीरे मरकत से फर्श बने हुए, यानी फर्श जो है मणि कुटिम्ब कांतिंसु जो है, मतलब
संगमरमर के पर्स हों जहाँ पे फर्श वगैरह हो, इसकी कांति से युक्त वन हो जहाँ कोयले कूक रही हो, सहवास करने योग्य स्थान हो, विविध प्रकार के सुगंधित फूल फल हों। ठीक, ऐसे में जगह मित्र सुख चाहने वाली पुरुष मित्र मंडली की इस कथा, उनको बुलाइए, उनसे बातचीत करिए। कथा सुभाषित युक्त सभाओं का मध्याह्न काल में इस तरह से बिताना है। राजा आदमी है, एकदम से सुन बैठेगा और कविताएं विताएं सुनेगा और कहानियां सुनेगा, ये सारी चीज़ें अपना करना है, मध्याह्न करना, दोपहर में ही सब काम। अपथ्य क्या है, क्या नहीं खाना चाहिए? गुरु शीत दिवा स्वप्नम स्निग्धम अम्लम मधुरम संतेजित, कि गुरु शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध पदार्थ, अम्ल मधुर रस, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कफ का वृद्धि होता है। तो बसंत में कफ का प्रकोप होता है, तो हमें कफ की वृद्धि और नहीं करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या कैसी होगी। ग्रीष्म ऋतुचर्या माने अब आपने बसंत के बाद शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में क्या होगा, अब धीरे धीरे सूर्य की किरण जो है अपना वो बढ़ना शुरू करेगी। देखो, तीक्ष्ण अंशु शीतम तीक्ष्णासम आशु ग्रीष्मे संक्षिव पतियतः प्रत्यह क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते। देखिए, सूर्य की किरणों में क्या है, तीक्ष्ण अंशु यानी सूर्य, तीक्ष्ण अंशु, अंशु मतलब सूर्य, तीक्ष्ण मतलब सूर्य जो है तेज है, तेज किरणों से संसार के जलीय तत्वों को सुखा देगा। ठीक, जिसके कारण शरीर का जलीय अंश जो है कफ धातु का क्षय होने लगेगा। कफ धातु का क्षय होगा तो क्या होगा, फलतः वात दोष की वृद्धि होगी, और कफ का तो क्षय हो ही रहा था, तो संचय प्रकोप प्रशमन, धीरे धीरे क्या है, कफ का प्रशमन होने लगेगा। लेकिन वहीं पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में वात दोष की संचय होने लगेगा। ठीक, वात दोष, जिससे वात दोष की वृद्धि होगी। इस ऋतु में लवण कटु अम्ल रस पदार्थों का, व्यायाम और धूप का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। ठीक, ताकि और जिससे रुक्षता बढ़ रही हो वैसे आहार विहार आप मत लीजिए। ठीक, गर्मियों में देखिए इन्होंने व्यायाम के लिए निषेध बोला है और धूप का भी निषेध बोला है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, सेवनी पदार्थ क्या लें, तो मधुर आहारों का सेवन करें। भजेत मधुरम मेवा अन्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, मधुर आहार द्रव्यों का सेवन करें, लघु स्निग्ध पदार्थ और का शीतल पेयजल का सेवन कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है आपका सत्तू सेवन विधि। अब गर्मी की ऋतु है तो सत्तू का विधान है, अभी भी लोग यूज करते हैं। सुशीतो य संगता अंगो लिहियात सत्तून सशर्करान, तो वो सत्तुआ कैसे खाएंगे, तो अत्यंत शीतल जल लीजिए, जो ठंडा जल होता है, से शीतल जल से स्नान करिए, चीनी मिलाकर सत्तुओं को लिहियात मतलब पीने के लिए नहीं दिया, चाटने के लिए कहा है, मतलब उसको औले टाइप का बना के आप खाइए। हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसका रस बना देते हैं, घोल बनाते हैं, तो घोल बनाने को मना किया है। आयुर्वेद क्या कर रहा है, लिहियात सत्तूनम सशर्करान, उसमें चीनी मिलाइए, थोड़ा सत्तुआ मिलाइए और उसको फेंट करके अच्छे से बनाइए और उसको चाट के खाना है। इसमें थोड़ा मध्य सेवन विधि भी दिया हुआ है, तो लेकिन क्या दिया है, मध्यम न पेयम पेया वा स्वल्पम सुबहुवारिवा। एक तो नहीं पीना है, अगर आपको पीना ही है तो बहुत थोड़ा पिए वा स्वल्पम, और उसमें बहुत सारा जल मिला दे, सुबहुवारिवा। तो गर्मी में क्या है, वैसे भी डिहाइड्रेशन हो जाता है अल्कोहल से, तो इसलिए आचार्य लोग सब मना करते हैं कि आपको मद्य नहीं पीना चाहिए। फिर भी जिसकी आदत है वो कहाँ छोड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, थोड़ा सा मद्य लीजिए और उसमें बहुत सारा पानी मिला दीजिए। ठीक, तो ये अनुकूल पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ मद्य सेवन विधि इस तरह कहाँ बताया गया, ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया गया है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको सब पता रहता है, बस कन्फ्यूजन क्या होता है, किसका रेफरेंस से पूछ रहा है, उसमें आप कन्फ्यूज करते तब गलत हो जाता है। ठीक, फिर आता है मद्यपान का निषेध। एक्चुअल में नहीं पीना चाहिए किनको, शोष वालों को, जिनको क्षय हुआ है और दाह हो और शिथिलता हो, शैथिल्यम हो, बेहोश आदि हो, मोह हो, उनको, तो इन लोगों को नहीं पीना चाहिए। भोजन विधान कैसा होगा, कुक इंदे दुग्ध बलम सालीमम अश्नियातम जांगले पले, यानी कुंद है, चमेली का एक भेद है, कोई प्लांट होगा, के समान सफ़ेद व इंदु के समान शीतल
साली चावल के भात को तीतर बटेर आदि प्राणियों के मांस रस के साथ खाएं। ठीक, तो कुंद यहाँ पे के किसके लिए आया? मोती एक तरीके से व्हाइट कलर के लिए है। तो जो कुंद के समान सफेद और चंद्रमा के समान शीतल साली चावल को और वो क्या है, तितर बटेर के साथ खाएं। ठीक है। फिर आता है पेय विधान। पेय विधान आखिर कैसा, आप पेय कैसा होगा? तो इन्होंने बोला पिबेत रसम न अति घनम रसालम राग खांडव, अधिक गाढ़े मांस रस का सेवन न करें। ठीक, रसाला राग खांडव ठीक का पान करें। याद रखिएगा, कई बार का पूछा हुआ है पंचसार। ठीक, पंचसार का सेवन करें। पंचसार क्या है? जो नए पिट्टी के पात्र में बनाया गया हो, सोधी गंध आती हो, नौ मृदजा जने स्थितम। ठीक, कुछ दूर दूर करने के लिए, शीतल करने के लिए मोच। ठीक, मोच भी पर्याय होता है किसका? आपका, जैसे शीतल करने के लिए केले का पर्याय होता है। केले अथवा महुए के पत्ते से ढक करके पर्वत रखे हुए पन्ना या शरबत को पिए जिसमें कुछ खटाई मिलाई गई हो। स अम्लम। ठीक, मृण्मय सुक्ति भी। ठीक, इसे पीने के लिए पूर्वा या कुल्हड़ का या कसोरा होना चाहिए। पीने से पहले पाठल के फूलों से और इससे जो है कपूर से क्या करना चाहिए? उसको सुगंधित कर देना चाहिए। तो कुछ पेय ले रहे हैं तो आप उसको, उसके लिए उन्होंने कुछ विधान बताए हैं। तो आपको याद क्या करना है? आपको बेसिकली याद करना है कि पंचसार का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। पंचसार कैसा होगा? नई नवीन मिट्टी पे रखा होगा। ठीक है, वो याद रखिएगा, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, पंचसार में आता क्या क्या ये पूछ सकते हैं। मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा और मिश्री, इसको पंचसार बोलते हैं। इन पांचों को जल में मिला देंगे तो वह पंचसार बन जाएगा। अच्छा, फिर आता है रात्रि में दुग्धपान। दुग्धपान देखो बहुत अच्छा दिया है, ये पूछा हुआ है। शशांक किरण भक्ष्यान, शशांक किरण भक्ष्यान रजन्या भक्षेन पिबेत, सशीतम माहिसम क्षीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम। तो कहने मतलब इन्होंने शशांक किरण नामक भोजनों का सेवन करते हुए चंद्रमा और तारों द्वारा शीतल क्या हुआ? मिश्री से बने हुए जो है माहिस क्षीर को पिए। भैंस का दूध पीने के लिए इन्होंने बोला। तो इसमें क्या है कि अब एक शब्द आया है शशांक किरण भक्ष्याना, ये याद रखिएगा। ठीक, शशांक किरण भक्ष्याना। शशांक किरण किसको बोलते हैं? तालिस चूर्ण वटका सकर्पूर सीतोपला संसार किरणम आख्याकम भक्ष्या रुचिकरम परम। तो ये शशांक किरण का है। तो पूछते हैं शशांक किरण भक्ष्याना कहाँ दिया हुआ है, किस ऋतुचर्या का पार्ट है? तो बताओ किस ऋतुचर्या का पार्ट है? शशांक किरण भक्ष्याना अभी क्या पढ़ रहे हो? सब ग्रीष्म, सब ग्रीष्म। ठीक है। अब आता है मध्याह्नचर्या। मध्याह्नचर्या दोपहर में क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है आपको सूर्य की रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए उस तरह का वर्णन किया गया है। देख लो, धूप से पीड़ित मानव को आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे साल ताल तमाल वृक्षों के जहाँ सूर्य की किरणें छिप गई हों, माधवी लताओं से परिविष्टित अंगूरों से गुच्छों से युक्त उपवनों में शयन या आराम करें। कुछ खास नहीं याद रखिएगा। शयन विधि क्या दिया हुआ है? शयन विधि देख लीजिए। तो शीतल जगह पे सोना है, तो जाहिर सी बात उसी तरह से मिलता जुलता आंसर है। सुगंधी हिम पानी सिंचयतामान अटालिके, यानी कि सुगंधित और शीतल जल से बार बार सींचे गए पटालिकाओं वाले आमों के कोमल पत्तों और फलों की बंधन बार जहाँ लगी हो। बंधन बार क्या होता है? जहाँ पे उसके एक एक रोज लटकाई जाती है, वैसा हो। कायमान, कायमान मतलब लंबाई चौड़ाई सब उसका कमरे का ठीक ठाक हो, उसमें आप सोइए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, फिर शयन विधान क्या होगा? शयन विधान क्या होगा देख लीजिए। कदली दल, ये सब श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आपको मीनिंग पता होनी चाहिए क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है। केले के पत्ते और सुगंधित कल्हाड़ यानी कमल भेद मृडल, ये सारी चीज़ें कोमल सैया बना करके, और दोपहर में जो है गर्मी से पीड़ित पुरुष सोए, ये स्त्रियों के लिए भी यही है। अच्छा, धारा गृह के समीप। धारा गृह के समीप का मतलब क्या है? जहाँ पे जल गिर रहा हो, पर झरना वरना जहाँ पे हो, उस धारा गृह के समीप आप अपना रह सकते हैं। हाँ, शिल्पियों द्वारा आकृति बनाई गई हो। पुस्त, पुस्त मतलब क्या होता है? मूर्तियाँ होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें, सुगंधित जल बह रहा हो, ये सारी चीज़ें उस पे शयन करें। स्तन हाथों में मुख पर रखे गए, खत से सुगंधित जल भर रहा हो। तो कुल मिला के जो फव्वारा वाला सेटअप होता है वो उस तरह का चीज़ें हैं। ठीक है। फिर दिया है आसना। आसना की दिया है निशा कर्णम अकीर्ण्यम सौदृष्टि निशासुच, यानी रात के समय क्या करेंगे, चूना पोते हुए महल में यानी छत पर जहाँ चंद्रमा की रोशनी छिटकी हो वहाँ पे बैठना या लेटना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका मनोहर वातावरण। तो उसमें कैसा वातावरण होगा, वही सारी चीज़ दिया हुआ है कि चित्त को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ चितम चंदन आद्रस्य मलिनम निवृत्तम काम तंत्र सुसूक्ष्म तनुवास। ये सारी चीज़ें, इसको जनरल आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं इसमें। देख लो, इसमें स्त्री सहवास को मना किया गया है। पतले और हल्के वस्त्र धारण करिए, ताड़ के पंखों का हवा का सेवन करिए, कमल के पत्ते का सेवन करिए। ठीक है, उनकी हवा से आ रही हो छन करके। और जो है मोर पंख की हवा लीजिए, शीतल हवा आ रही हो कपूर के घोल से सुवासित स्फटिक मालाओं को धारण करिए, इसी को मल्लिका माला कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कपूर मल्लिका माला, यह इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। हरी चंदन से सुवासित जो है वह मोतियों की माला को धारण करिए। एक बड़ा सुंदर दिया, देखो, चारों ओर से तुतली वाणी बोलने वाले शिशु खेल रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है मनोहर कला आलापम शिशु सारिका सुका, मतलब आपका इरिटेट ना हो, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। गर्मी का दिन है, इरिटेशन तो है ही। तो ऐसे में क्या होगा, छोटा बच्चा कोई मुस्कुरा रहा होगा, बात कर रहा होगा, आप सुनेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। वही सब चीज। तोता वगैरह भी रखने के लिए बोला है, सूखा। ठीक है। कमल नाल से कंकर धाड़ी हुई, खिले हुए कमलों के समान उज्जवल मुखों वाली, चलती फिरती हुई कमलिनियों के सदृश नारियां हो, ग्रीष्म कालीन सुस्ती को, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसमें इरिटेट ना हो, आप प्रसन्नता से अपना जीवन बिताएं, ऐसा उन्होंने दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ग्रीष्म ऋतुचर्या को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके आगे जो है वर्षा शरद हेमंत जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।